नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। अभी आप लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्पीच देहरा में जो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम था वहां खत्म हुई है और इस स्पीच के मुख्य हिस्से जो अनाउंसमेंट्स जिस पर सबकी नज़र थी उसको लेकर आज हम अभी बात करेंगे और उसमें बताएंगे कि जो आज की अनाउंसमेंट हैं उन अनाउंसमेंट के अनुसार जो अभी तक बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं उन घोषणाओं को लेकर क्या क्या चीज़ें अभी तक क्लियर हो पाई हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री के इस भाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से जो संबोधन था उसमें भी पिछले साल के मुकाबले इस बार क्या बदलाव था और दूसरा जो नई बातें हैं जिनकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए अगले एक साल के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी जो प्रधानमंत्री इस लाल किले की प्राचीर के भाषण से जो कहते हैं अगले एक साल में फिर वो डिसीजन मेकिंग पर बात आती है और फिर उस तरह के फैसले होते हैं। तो इसलिए वहाँ क्या हुआ और क्या मुख्य तरह की अनाउंसमेंट हुई हैं उनकी बात करना ज़रूरी है। हिमाचल में मेजर अनाउंसमेंट एक जनरल ट्रेंड है कि कर्मचारियों से रिलेटेड ही मानी जाती है, लेकिन आज हम आपको कर्मचारियों के अलावा भी जो घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं को लेकर बात करेंगे और उनको लेकर आपको जानकारी देंगे कि आज मुख्य तरह की अनाउंसमेंट क्या क्या थी। देखिए, सबसे पहले जो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, और उनका जो संबोधन था लाल किले की प्राचीर से, वहां से ना सिर्फ अगले एक साल की जो कार्य योजना उस तरह की थी, लेकिन सबसे लंबा भाषण ये अभी तक का माना गया है क्योंकि थर्ड टर्म था 98 मिनट का। इससे पहले 96 मिनट का इससे पहले हो चुका है और उसके अलावा एक भाषण उनका 56 मिनट का हुआ है। लेकिन इस भाषण में दो तीन चीजें अलग हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि इस देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। अभी तक जो लागू है पूरे देश में वो कम्युनल सिविल कोड लागू है और उसको बदलने की जरूरत है। ये वैसे बड़ी स्टेटमेंट है। अगर भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, वो भी 10 साल के सत्ता के बाद, जब उनका तीसरा टर्म शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में, इसका मतलब हमें संकेत मिल रहा है कि कुछ और चीजें भी अभी होना बाकी हैं। इसके अलावा एक बात जो महत्वपूर्ण थी वो ये कि जो एक सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का, वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उससे परेशान है और वो एंड होनी चाहिए। एक बात ये थी। विपक्ष को लेकर, क्योंकि राजनीतिक दलों की एक हैबिट रहती है, चाहे वो मुख्यमंत्री का भाषण हो चाहे प्रधानमंत्री का भाषण हो, उसमें जरूर ये चीजें आती हैं। तो उन्होंने भी वहां कहा कि जो देश का आगे बढ़ना भारत में विपक्ष को मंजूर नहीं है जब तक उससे उनको फायदा ना हो, ये बात उसमें कही है। तो तीन ये मुख्य बिंदु थे, बाकी बड़ी सारी चीजें हैं क्योंकि बहुत लंबा भाषण था, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपके साथ बात की। अब बात करते हैं जो बात मुख्यमंत्री के भाषण की, आज देहरा में जो संबोधन था उसकी। देखिए, सीएम के संबोधन से दो तरह की चीजों का उम्मीद थी जो हम आपको बार बार संकेतों में बता रहे थे। पहला ये कि एरियर या डीए में से मुख्यमंत्री कौन से विकल्प को चुनते हैं, क्योंकि देनदारी बहुत पेंडिंग है। आज हम आपको बताएंगे दोनों की ही पेंडेंसी कब से चल रही है और कितने साल हो गए, और इसके कारण जिनको नुकसान हो रहा है वो कौन से वर्ग हैं जो ये पेंडेंसी जब से है, चाहे वो पे कमीशन की हो चाहे महंगाई भत्ते की हो। दूसरी बात होगी अदर देन जो सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हम स्पेसिफिक कर्मचारियों के अलावा दूसरी तरफ को ज्यादा सोचते नहीं, तो इसीलिए जो अदर देन कर्मचारी जो अनाउंसमेंट है उनकी भी बात करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का यह भाषण किन परिस्थितियों में आज था वो समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह कि पिछली बार जो 15 अप्रैल को 2024 में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर केवल चीफ मिनिस्टर का भाषण होता है, उसमें अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। इसलिए सबको लग रहा था कि वो मौका मुख्यमंत्री चूक गए थे क्योंकि उस वक्त कोई अनाउंसमेंट थी नहीं। तो आज क्या अवसर जरूर है जिसमें कोई ना कोई अनाउंसमेंट उस तरह की होगी, हुई भी, लेकिन वो क्या किसके लिए हुई वो आगे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ एक बात इंपॉर्टेंट यह है कि देहरा में उपचुनाव के बाद जो आज ये कार्यक्रम था उसमें देहरा का सिलेक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि उपचुनाव में देहरा की सीट कांग्रेस को मिली और उससे भी खास बात यह थी कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहां से एमएलए चुनकर आई। ये जो होने के बाद देहरा के लिए क्या अनाउंसमेंट होनी थी उसको लेकर भी चीजें उसमें जो क्लियर करना आज जरूरी है। सीएम ने अपने भाषण में जो मुख्य बिंदु कहे, पहली बात तो यह कि देहरा का जो जनता का धन्यवाद किया कि कांग्रेस के विधायक को चुनाव जिताया, नाम नहीं लिया हालांकि, और दूसरी तरफ जो भाजपा पर भी निशाना साधा इस संबोधन के माध्यम से कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद और क्रॉस वोटिंग के बाद सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश की गई उसके दो तरह के नुकसान हुए। एक तो जो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 4 महीने का वक्त सरकार का जाया हो गया जिसमें विकास कार्य नहीं हो पाए, और दूसरा अच्छी बात यह रही कि जो लोगों ने जनबल को महत्व दिया और कांग्रेस की सरकार को दोबारा से बहुमत जितना था उतना वापस दे दिया, तो सरकार और मजबूत हुई। ये मुख्यमंत्री ने एक बात कही जो पॉलिटिकल इसमें बात थी पूरे संबोधन में।
इसके अलावा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये कही कि उनकी सरकार कड़े फैसले ले रही है, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो साहसिक फैसले हैं, और ये साहसिक फैसले इसलिए हैं क्योंकि इस प्रदेश को इस तरह के फैसले लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने एक तो नीति 5 साल में ये बना ली थी कि जो वो लाभ दे रहे थे लोगों को, उसमें संपन्न वर्ग को, जो साधन संपन्न वर्ग था, उसको और गरीबों को बराबर तोला जा रहा था, चाहे सब्सिडी का बात हो चाहे कोई और तरह का मामला हो। जो साधन संपन्न है उनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है, इसीलिए सरकार साहसिक फैसले ले रही है। दूसरी बात ये कही। इसी के साथ एक और बात यह थी कि प्रदेश को आर्थिक पटरी पर लाने के लिए कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा, ये सीएम ने कहा। कुछ करेक्शन उन्होंने किए हैं, जिसमें अदानी के जो अपफ्रंट प्रीमियम वापस होना था, कोर्ट का एक सिंगल जज का जो डिसीजन था उसके खिलाफ राज्य सरकार को सफलता मिली, फैसला हक में आया। और दूसरा जो वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो मामला विवादित था उसमें भी सरकार ने केस जीता, ये एग्जाम्पल ये दिया। साथ में कुछ करेक्टिव डिसीजन जो लिए उसके कारण 2200 करोड़ एक्स्ट्रा अर्न किए हैं, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। आपदा प्रभावितों की बात फिर से कही कि जो प्रभावित हैं इस बार वाले भी, उनको भी बसाएंगे, उनके लिए जो पैसे, उनके लिए जो गैस कनेक्शन या जो भी दिया है उनको दोबारा से दोहराया। लेकिन पिछले आर्थिक पैकेज में जो 7 लाख प्रति घर, जिसका घर तबाह हुआ था, वो जो पैकेज अनाउंस था, उस तरह की अभी तक भी कोई घोषणा नहीं है। मतलब इस साल 7 लाख नहीं मिलेगा अभी तक की घोषणा के अनुसार। एक बात जो कही गई वो 1500 की स्कीम को लेकर है कि महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना जो सुख समृद्धि योजना है उसमें 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, और इसमें 2,37,000 उन महिलाओं को जिनको पहले से ओल्ड एज के कारण पेंशन मिलती थी 1100 या 1200 रुपए, उनको भी बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। स्कूल बंद करने का फैसला किया है, मर्जर का ये बात फिर से कही, और साथ में नौकरियों को लेकर एक आक्षेप लगाया है पूर्व सरकार पर, और उसमें यह कहा कि पिछली सरकार में सरकारी नौकरियों का मामला पूरी तरह से कोर्ट में ही उलझाकर रखा गया। हालांकि अपनी सरकार में नौकरियों को लेकर क्या कर रहे हैं वो अभी इस भाषण का पार्ट नहीं था, क्योंकि अब भी 2 साल होने वाले हैं और नौकरियों के मामले में अभी भी सारी स्थितियां स्टैंड स्टिल हैं। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंस के फ्रंट पर। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उदाहरण दिया कि बिजली और पानी की जो बिल माफ कर दिए गए उसके कारण 780 करोड़ बिजली में और पानी में 300 करोड़ की जो लाइबिलिटी है वो राज्य सरकार पर पड़ी, ये कहा था साथ में। और जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे को राज्य सरकार पाई पाई का बेहतर इस्तेमाल करेगी, ये भी भरोसा लोगों को जिताया जो ये कड़े फैसले ले रहे हैं। उसके बाद पिछली सरकार 75,000 करोड़ की देनदारी लोन के तौर पर छोड़ गई है और 10,000 करोड़ कर्मचारियों की देनदारी है पे कमीशन की या डीए की, वो बात भी सीएम ने इस भाषण में कही है। एक बात जो एग्जांपल दिया वो ये कि जो 100 रुपए में से, ये वैसे पिछला जो बजट था उसके आंकड़े हैं, 100 रुपए में से 25 रुपए जा रहे हैं सैलरी पर, 17 रुपए जा रहे हैं पेंशन पर, 11 रुपए ब्याज पर जा रहे हैं, 9 रुपए जा रहे हैं जो कर्ज की अदायगी है उस पर, ग्रांट पर 10 रुपए जा रहे हैं और विकास के लिए सिर्फ 100 में से 28 रुपए प्रदेश में बच रहे हैं। इसीलिए हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। अब इन सारी चीजों के बाद जो अनाउंसमेंट हुई है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ग्रीन पंचायत, अदर देन कर्मचारी, जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रीन, आज हमने जब आप अखबार में भी ये देख रहे हैं कि ग्रीन पंचायत एक अनाउंसमेंट होनी थी और आज वो हो गई। उसके तहत मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी पंचायतों में 500 किलोवाट का जो सौर बिजली प्रोजेक्ट पंचायत के लिए लगाया जाएगा। उसकी जो बाकी पूरी स्कीम है वो अलग से आपके लिए नोटिफाई की जाएगी और ये पंचायतों को ही इस बिजली का लाभ मिलेगा। ये तो हो गई ग्रीन पंचायत जो अनाउंसमेंट होनी थी उसकी। देहरा, जहां से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव जीती हैं अभी उपचुनाव में होशियार सिंह को हराने के बाद, वहां बिजली बोर्ड के एससी का दफ्तर बनेगा, जल शक्ति विभाग के एससी का दफ्तर बनेगा और मेडिकल सेक्टर में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस बनेगा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का, बीएमओ का। ये 3 बड़ी घोषणाएं देहरा के लिए की गई हैं। देहरा में ही पोंग विस्थापित भी आते हैं, इसीलिए पोंग विस्थापितों के पुराने केसेस को सेटल करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो उनके पुराने केस हैं उनको सेटल किया जाएगा। जीएसटी केस से पहले के जो पुराने टैक्स के केसेस चल रहे हैं उनके 10 से 15,000 के केस जो हैं उनको सुलझाने के लिए राज्य सरकार एक स्कीम लाएगी। ये भी आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इसके साथ जो सुख आश्रय योजना चल रही है अभी प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए, उसके बाद जो बजट में सुख शिक्षा योजना अनाउंस हुई है उसमें एकल नारी, विधवा, विकलांग माता पिता के बच्चे, इस तरह के जो वर्ग हैं उनके बच्चों को हर महीने पढ़ाई के लिए 1,000 रुपए मिलेगा। 18 से 27 साल तक अगर वो किसी बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहां भी पढ़ाई फ्री होगी और इस तरह की अनाउंसमेंट इस स्कीम में है। इसके बाद अब आ जाते हैं मेन घोषणाओं पर, और जो मेन घोषणाएं हैं वो है एरियर और डीए को लेकर।
देखिए, डीए को लेकर मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की, इसीलिए हमें डीए के लिए अभी इंतजार करना होगा और ये इंतजार कितना लंबा होगा इसके लिए अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। वजह यह है, देखिए कि सबसे पहले जो डीए का जो पेंडेंसी है, पहले उसकी आप बात समझिए। अभी 12% हिमाचल के कर्मचारियों को पेंडिंग है, इसमें से 4% है जनवरी 2023 से, 4% है जुलाई 2023 से और 4% है जनवरी 2024 से। भारत सरकार इसी महीने अगस्त में जो अपने कर्मचारियों को जुलाई का 4% या 5%, दो में से एक फिगर होगा, वो अभी देने जा रही है, तो 12% का हो जाएगा अब 16%। तो ये हो गया डीए की पेंडेंसी। और डीए अगर एक किस्त देनी हो 400 करोड़ की, तो अभी प्रेजेंटली करीब 600 करोड़ राज्य सरकार को सालाना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो अभी जुलाई 2022 का 4% डीए अप्रैल 2024 से राज्य सरकार ने दिया है, उसका एरियर का भुगतान अभी नहीं किया है। एक्चुअल मिलना शुरू हुआ है। एरियर को लेकर नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इस बारे में सेपरेट ऑर्डर होगा और सेपरेट ऑर्डर अभी आज तक नहीं हुआ है। तो ये जो महंगाई भत्ते का खेल है और वो अभी तक नहीं मिला है। अब दूसरी बात कर लेते हैं एरियर की। एरियर की बात करें तो 2016 से नया पे कमीशन लागू है। 2016 से 2026 में 10 साल है। 26 में नया पे कमीशन बनेगा, इसका भी संकेत अभी तक नहीं है और उम्मीद भी अभी नहीं है। लेकिन 10 साल से पिछले 8 साल, अभी मान लीजिए आप 24 तक, 2016 से जो एरियर है, जयराम सरकार के समय एक किस्त मिली थी 50,000 की सीलिंग के साथ, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने एरियर अभी तक नहीं दिया है कर्मचारियों का। पेंशनर के लिए एक नोटिफिकेशन कर दी थी, लेकिन पेंशनरों के जो पेंडेंसी थी वो ज्यादा है, तो इसीलिए उसके लिए भी अभी इंतजार है। आज जो अनाउंसमेंट हुई, वो अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस साल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 75 साल या इससे ज्यादा के, 75 साल की उम्र जिनकी हो गई है या इससे ज्यादा की उम्र के जितने भी पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर हैं, उनके एरियर का फुल भुगतान कर दिया जाएगा। अब ये किस्तों में होगा या एक मुश्त होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन एक साथ हो जाएगी। मतलब एक मुश्त हो जाएगी, 75 साल या उससे ज्यादा की उम्र चाहिए, तब आपको एक मुश्त जो है वो एरियर मिलेगा। उससे कम वालों के लिए अभी एरियर की जो बकाया किस्तें हैं उनको लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। दूसरी बात कही कि अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की जितनी भी देनदारियां हैं, उन देनदारियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा अगले वर्षों में। मतलब कुछ भी शब्द नहीं है, अगले वर्षों में, मतलब जो, क्योंकि अभी 2 साल हुए, 3 साल बाकी हैं, उसमें ये जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। इसीलिए अगला फाइनेंशियल जो सिस्टम है, मतलब नया पे कमीशन है या नए पे कमीशन का पीरियड है, उससे पहले पूरी देनदारी पिछले पे कमीशन की हो पाएगी। इसको लेकर कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं है, और जिस तरह की फाइनेंशियल स्थिति प्रदेश की है, उसमें यह भुगतान अभी होना संभव भी नहीं लग रहा। 1400 करोड़ का एरियर का भुगतान अभी तक सरकारों ने किया है, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे अब की हो। अब की मैंने केवल पेंशनर का किया, कर्मचारियों के मामले में भी ऑर्डर किया था, नोटिफिकेशन हुई थी, लेकिन कर्मचारियों को वो फॉर्मूला पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने उसको विड्रॉ करवा लिया, दोबारा से ऑर्डर उसका हुआ नहीं। और जो अभी भी एरियर के तौर पर कर्मचारियों और पेंशनरों का 9000 करोड़ के आसपास हिमाचल में पेंडिंग है। और जिस तरह से ओल्ड पेंशन की लाइबिलिटी अब क्रिएट होती जाएगी, पहले 2 साल की अवधि है ओल्ड पेंशन का। जब ओपीएस लागू हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पेंशन लागू होने के फर्स्ट 2 ईयर ही ब्रीदिंग स्पेस सरकार के पास है। तीसरे साल से कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है और ट्रेजरी ड्रेन होने की नौबत है, और वही सिस्टम अब तीसरे साल से शुरू हो जाएगा। इवन एचआरटीसी की जो पेंशनर की लाइबिलिटी है, जो अभी प्रेजेंटेशन हुई थी, वो ही मल्टीप्लिकेशन 3 गुना पे जा रही है। तो अगर राज्य सरकार के तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुए हैं। अब अकेला पशुपालन विभाग है, पशुपालन विभाग ने ही जो शीला देवी वाला केस हुआ है और ताज मोहम्मद वाला केस हुआ है, उन दोनों की देनदारी ही सीनियरिटी अपॉइंटमेंट की डेट से देना और जो पेंशन को, कॉन्ट्रैक्ट अवधि को पेंशन के लिए काउंट करना, इन 2 डिसीजन के कारण ही अकेले पशुपालन विभाग ने 383 करोड़ की लाइबिलिटी सरकार को भेजी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यही लाइबिलिटी लगभग 1300 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। अब ये भी अगर कोर्ट में कोई और बाया मीडिया नहीं निकला तो ये सेपरेट मैटर है, और तीसरे साल से जो ओल्ड पेंशन की लाइबिलिटी है वो सेपरेट मैटर है। दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल चीजें देखें तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार से लूज मनी या अनटाइड फंड के तौर पर कुछ भी मिलने का स्कोप अब नहीं दिख रहा। और दूसरी तरफ जो भारत सरकार से जो पैसा आना है टाइड फंड में, उसको कर्मचारियों की तरफ को मोड़ना संभव नहीं है, सैलरी पेंशन की तरफ को मोड़ना संभव नहीं है। लोन की जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एफआरबीएम के तहत राज्य सरकार बाउंड है, उसको वायलेट नहीं कर सकती। एक स्कोप देखा जा रहा है कि जो बॉन्ड इशू करने को लेकर कोई स्कोप देखा जाए, जैसा केरल ने एक बीच में स्टेप लिया था और केरल को वो भारी पड़ा था क्योंकि केंद्र सरकार ने पेनल्टी लगा दी। अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और एक जो अब 2026 के पहले
अप्रैल से मान लीजिए 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर से जब नया फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन अपना अवार्ड देगा, उस फाइनेंस कमीशन में राज्य सरकार को डेवोल्यूशन में या बाकी ग्रांट्स में क्या मदद मिलती है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर उसमें कोई स्कोप बना तो वो 1 अप्रैल 2026 से राज्य सरकार को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले 2025 का फाइनेंशियल ईयर जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बहुत कम है और इस साल जो 6000 करोड़ के आसपास थी, अगले साल जो है केवल 3000 करोड़ है। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा कि जब आरडीजी का ये फॉर्मूला पिछली सरकार के दौरान 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया, जिसमें हर साल कटौती होती जाएगी, तो उसका ऑब्जेक्शन पूर्व सरकार ने नहीं किया। इस कारण हिमाचल को अगले साल में नुकसान हो रहा है। तो यही चीजें अब आपके सामने हैं। इसी कारण जो ये चीजें आपको इसलिए बताना जरूरी है कि राज्य सरकार की प्रेजेंटली मजबूरी क्या है जिसके कारण डीए नहीं दिया जा सका, और एरियर भी सिर्फ उनका दिया जा सका जो अपनी एज को कंप्लीट करने के नजदीक हैं। सरकार शायद ये सोच रही है कि जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ कम बची है, एटलीस्ट उनका एरियर दे दिया जाए, ताकि वो कम से कम अपने आप को ये महसूस कर सकें कि हम पैसे के इंतजार में उनकी जान ना गई, और उनको जो सेटिस्फेक्शन है या जो उनकी फैमिली को जो उनकी तरफ से मदद मिलनी है वो मदद उनके सामने उनके होते हुए मिल सके। तो ये आज के जो प्रमुख घोषणाएं थी।